सब आ गए? आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो। तो मैं बता रहा था वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में। तो कृष्णा पीसी करके मैंने एक ऐसा डिजाइन बनाया था। इसका नाम मैंने दिया था कृष्णा पीसी। और इसके अंदर मैंने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया था। ठीक है। इसका नाम दिया था VENV। ठीक है। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मतलब एक, मेरा मान लो कि दुनिया है जिसका नाम कृष्णा पीसी है, मेरा घर है। इसके अंदर एक छोटा सा कमरा बना दिया और उसका नाम दे दिया VEN। ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी रखूंगा, मेरे घर में आने वाले लोगों को इसका एक्सेस नहीं। ठीक है। इसके अंदर कुछ भी रखा हुआ है, इसके अंदर रहने वाले सॉफ्टवेयर का बाहर की इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अगर मेरे पीसी में मान लो कि अभी मैंने पाइथन का एक एग्जांपल दिया था। पाइथन जो है, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 4-5 महीना पहले, तो 11.9 वर्जन पढ़ाया था। और उससे जो भी मैं कोड लिखा था सब सही सही चल रहा था। लेकिन आज के दौर में, अभी के दौर में पाइथन 12.2 आ गया है। मान लो इससे मैं पुराने वाले कोड चलाने की कोशिश करूं जिस पे तुम लोगों को पढ़ाया था, तो कुछ एरर अगर आ जाएगा तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारा कोड ना चले, एरर दे दे। वो एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमारा पाइथन का वर्जन बदल गया। ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर, मेरा एक प्रोजेक्ट है कॉलेज में, उसमें मुझे पाइथन के 11.9 की भी जरूरत है और 12.9 की भी जरूरत है, तो मैं क्या करूं? तो एक तो लॉजिक ये है कि आप पाइथन का 12.2 वर्जन डिलीट मार देना और 11.9 को डाउनलोड कर लेना और प्रोजेक्ट चला के दिखा देना। ठीक है। दूसरा ये है कि आप 11.9 को डिलीट मत मारो, 11.9 रहने दो, और उससे आप अपना प्रोजेक्ट चलाओ जो 11.9 के कंपैटिबल। यानी कि 6 महीना पहले जो मैंने आप लोगों को कोड पढ़ाया था 11.9 पाइथन की मदद से, आप 11.9 से आप उसे चलाओ, 12.2 से मत चलाओ। ठीक है। तो सर एक पीसी में दो पाइथन रह सकते हैं? मैंने बोला कि रह तो सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम ऐसे दो घर बनाएं। ठीक है। या एक ही घर बनाए और इसमें 11.9 रखे पाइथन का, और बाहर में 12.2 रखे। ठीक है। यानी कि इसको पाइथन का 12.2 ग्लोबल रखो अपने पीसी में, यानी कि पूरा पीसी जाने इसके बारे में, लेकिन 11.9 को सिर्फ वर्चुअल इन्वायरमेंट, ऐसा कह रहा हूं। तो इस तरह का काम करने के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने का एक कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है। कि आप अपने पीसी में पाइथन के जितने वर्जन रखना चाहते हैं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, कल को इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी कि मैं चलाऊंगा इस फाइल में, दिक्कत हो जाएगी, है ना। ग्लिच पैदा होगा। ठीक है। इसको थोड़ा बहुत समझ में आया? रिलेट कर पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं आप लोग? गाइज। हाँ जी सर, समझ पा रहा हूँ। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप पाई चार्म से ये काम करोगे तो पाई चार्म में बाय डिफॉल्ट वहां पे एक चेक बॉक्स सिर्फ होता है, उसको चेक कर लेना होता है, वो वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के दे देता है। लेकिन VS कोड में ऐसा नहीं होता। VS कोड में आपको कुछ कमांड्स लिखने होते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं क्या है वो कमांड्स। ठीक है। तो आप पहले तो टर्मिनल को स्टार्ट करो। ये PS का मतलब है पावर शेल। CMD का एडवांस वर्जन है पावर शेल। ठीक है। अगर आपका ऐसा खुल रहा है PS PS लिखा हुआ मतलब पावर शेल, देखो यहाँ पे पावर शेल लिखा हुआ है, PS उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर आप चाहते हो CMD खोलो तो CMD बस लिख देना, एंटर कर देना, CMD खुल गया। ठीक है। कोई चेंजेस नहीं होता है, बस थोड़ी सी डॉट की डिफरेंस है इसके अंदर, बस पावर सेल एडवांस CMD से। ओके। अब क्या करेंगे? जेंगो यूट्यूब के अंदर है। ठीक है। जेंगो यूट्यूब मतलब इसी फोल्डर के अंदर है, तो इसी फोल्डर के अंदर हम एक वही कमरा बनाने जा रहे हैं, VENV वाला। ये वाला कमरा बनाने हम जा रहे हैं, ये वाला VENV वाला कमरा बनाने जा रहे हैं। ठीक है।
तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे वर्चुअल VENV, सॉरी वर्चुअल ENV। ठीक है। अच्छा, एक और दिक्कत है, ये आप लोगों में नहीं चलेगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक लाइब्रेरी है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए पहले हम चलते हैं ChatGPT पे, देखना पड़ेगा कि क्या है, हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल ENV। ठीक है। तो ये हमें कमांड दे दे, पाइथन से ये चलता है वर्चुअल ENV। ठीक है। देखो, पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, मतलब पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब एक ग्लोबल पाइथन होगा आपके PC। ठीक है, ऐसा जिसको पूरा पीसी जानता है। ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। पिप 3 का मतलब पाइथन 3 वर्जन से रिलेटेड, और कुछ नहीं पिप 3 का मतलब। ठीक है, मैक के अंदर पिप 3 यूज होता है, कभी कभी उबंटू के अंदर भी होता है। ठीक है। उबंटू के अंदर मैंडेटरी नहीं है, कभी कभी बस थोड़ी सी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, तो पिप 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पिप से काम हो जाता है। उसी तरह से पाइथन 3 लिखना पड़ जाता है उबंटू के अंदर, लेकिन हमेशा नहीं। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये कोड कॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करूंगा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आओगे तो पहले आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो मेरे में ऑलरेडी ये है। ठीक है, मेरे पीसी में ऑलरेडी वर्चुअल ENV है, लेट मी चेक। देखो, मेरे में ऑलरेडी ये है वर्चुअल ENV 20.2.25.1 वर्जन, ये ऑलरेडी है। ठीक है। तो मैं अपने पीसी को आपके पीसी की तरह पहले बना लेता। ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे, पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV। ठीक है। तो देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। यस कर दो। अब मेरे पीसी में वर्चुअल ENV नहीं है। वर्चुअल ENV हाइफन हाइफन वर्जन करूंगा तो ये नहीं बताएगा, बोलेगा वर्चुअल ENV रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, मतलब अब आपके पीसी में रहा नहीं, क्योंकि आपने तो अनइंस्टॉल कर दिया ना ऊपर। तो अब मैं अपना कोड आपकी तरह चला सकता हूँ, मतलब अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब मेरा मशीन आपकी मशीन की तरह। ठीक है। तो मैं न्यू टर्मिनल खोलूं, फिर से CMD लिखूं यहाँ पे, तो मैं आ गया CMD के अंदर। अगर मैं इसको कॉपी करके चलाऊं तो ये चलेगा नहीं, एरर आ जाएगा। ओ, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो चल गया। वर्चुअल ENV तो इंस्टॉल कर रहे थे, ये चल जाए। पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, ये हमारा डाउनलोड। ठीक है। अब क्या है कि मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो जेंगो यूट्यूब नाम के फोल्डर के अंदर हम ऑलरेडी है, देखो ये और ये दोनों सेम, हम इसी फोल्डर के अंदर हैं। DIR लिखोगे तो readme.md फाइल आएगा, यहाँ पे DIR readme.md फाइल दिख रहा है, ये ऑलरेडी है हमारे इस फोल्डर के अंदर। अब क्या करेंगे, अब मुझे इसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो वर्चुअल ENV लिखना पड़ेगा। और जो भी आप इन्वायरमेंट बनाना चाहते हो उसका नाम दे दो। तो हमने यहाँ पे डेमो के लिए लिखा था VENV, तो मैं वर्चुअल ENV लिख के VENV ही लिखूंगा और ये क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे VENV दिखाई देगा एक फोल्डर। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। देखो यहाँ पे VENV नाम की एक फोल्डर आ गई। फोल्डर के लिए ये एरो बनता है। ठीक है, ये एरो जब इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल आई। ठीक है, इसमें लिब करके है, स्क्रिप्ट करके है, गिट इग्नोर है, पाई VENV कॉन्फ़िग। ठीक है। अब इनका क्या यूज होता है, तो गिटहब जब पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बता। ठीक है, गिट इग्नोर के बारे में, लिब के बारे में देख लेते हैं। लिब के अंदर हमारे पैकेजेस आते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर हमें एक्टिवेट करना होता है इस पैकेज को, मतलब इसके अंदर जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, पिप इंस्टॉल करके, वो इसके अंदर है, पैकेज के अंदर। और हम जब एक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब अभी ये CMD मेरा नॉर्मल चलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूं, दो तरीके हैं एक्टिवेट करने के, CD करके लिखूं VENV। ठीक है, तो मैं VENV के अंदर चला जाऊं, आ गया, देखो VENV यहाँ पे आ गया।
ठीक है। अब मैं VENV के अंदर हूं तो इसके अंदर जितनी भी फोल्डर्स है वो दिखाई देंगे अगर मैं DIR लिखूंगा। गिट इग्नोर आ गया, लिब आ गया, पाई एनवी कॉन्फ़िग आ गया और स्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, देखो देखो ये चारों देख लो यहाँ। ठीक है, लिब आ गया, स्क्रिप्ट आ गया, गेट इग्नोर आ गया, पाई एनवी कॉन्फ़िग। ठीक है। अब मैं VENV के अंदर आ गया। अब VENV के अंदर जब स्क्रिप्ट के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे एक्टिवेट है, तो मुझे स्क्रिप्ट के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से CD और यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्टिवेट। और देखो यहाँ पे कुछ बना है। ठीक है। अब मेरा जो CMD है, कुछ भी मैं इंस्टॉल करूंगा तो वो सारी चीजों को लिब नाम के फोल्डर के अंदर ले जाएगा, साइट पैकेजेस जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ले, जो भी इंस्टॉल करूँ। ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने। ठीक है। एक और तरीका है। ठीक है। तो 1 सेकेंड, डीएक्टिवेट चलता है क्या यहाँ? देखो, डीएक्टिवेट करोगे तो तुम वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर आ गए। अब ये हट गया, मतलब अब ये जो CMD आपके पूरे मशीन के लिए चलेगा, ना कि इस कमरे के लिए चलेगा। इस कमरे के लिए चलाना है, VENV के लिए चलाना है तो आपको VENV को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट करोगे? तो एक तो तरीका ये है कि CD स्क्रिप्ट लिखो, सॉरी VENV लिखो, ऑलरेडी इसी के अंदर यहाँ पे तुम रहो। ठीक है, यूट्यूब जेंगो यूट्यूब के अंदर यहाँ से तुम्हें लिखना पड़ेगा CD VENV, फिर उसके बाद बैकस्लैश स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद देखो VENV के अंदर हम स्क्रिप्ट के अंदर गए थे ना, देखो VENV में पहले गए थे, फिर स्क्रिप्ट में गए हैं, फिर एक्टिवेट किया है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्टिवेट। ठीक है, 1 सेकंड, CD नहीं यूज होगा यहाँ पे आई गेस। देखो, अगर तुम ऐसे लिख देते हो ना सीधा, तो ये दूसरा तरीका है। एक और तरीका है इसको एक्टिवेट करने का, नहीं यही है दूसरा तरीका, सॉरी, वो उबंटू का है, सोर्स करके लिखना पड़ता है, वो मेरे जहन में आ रहा है। चलो, तो इस तरीके से भी तुम एक्टिवेट कर सकते हो अपने विंडो को, सॉरी वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं? क्योंकि अब मैं जेंगो को इंस्टॉल करने, मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो। सिर्फ इतना लिखोगे तो जेंगो का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो। ठीक है। पता नहीं तुम लोगों को नहीं इसका आइडिया होगा। जेंगो जो है एक लाइब्रेरी है। ठीक है, और बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जेंगो का CMS आ गया है। ठीक है। CMS वैसे ही होता है जैसे हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है। ठीक है, तो वैसा ही है कुछ, वो मैंने भी उसके बारे में अभी सुना है। ठीक है, किया नहीं। तो जेंगो CMS आ गया है, मतलब जेंगो बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और जेंगो के भी वर्जन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो 3.9 वर्जन पे पढ़ा था। अभी जेंगो का पता नहीं कौन सा वर्जन चल रहा है। तो अगर सिर्फ ये लिखोगे पिप इंस्टॉल जेंगो तो मुझे लगता है कि 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 वर्जन, जेंगो का 5। अगर कोई एप्लीकेशन 3.9 में बना हुआ है और उसको लेट्स हम 5 से चला रहे हैं तो शायद चल जाए। लेकिन 3.9 से बना हुआ एप्लीकेशन को अगर मैं 3 पॉइंट समथिंग वर्जन से चलाने की कोशिश करूँ, यानी कि 3.9 से पुराने वर्जन से, तो हो सकता है एरर आ जाए। वर्जन कंपैटिबिलिटी इशू कहते हैं। अभी जैसा पाइथन के साथ हो रहा था, 11.9 वर्जन के साथ हमारा पुराना कोड चलता था, 12.2 के साथ नहीं चलता था। ठीक है। उसी तरीके से ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है IT में कि तुम कोड अच्छे से लिखते हो लेकिन फिर भी वर्जन की वजह से दिक्कत है। ये इसलिए सब जरूरी है क्योंकि तुम वेबसाइट में घुस रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत कोड लिखना पड़ता है। ठीक है। तो पिप इंस्टॉल जेंगो लिखोगे तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा, लेकिन तुम चाहते हो कुछ स्पेसिफिक वर्जन लिखना, मतलब इंस्टॉल करना, तो उस वर्जन का तुम्हें यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, 3.9 जो तुम चाहते हो वही वर्जन इंस्टॉल होगा। ठीक है। तो आई गेस 3.9 ऐसे करके लिखोगे तो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ लेटेस्ट वाला वर्जन इंस्टॉल, तो पिप इंस्टॉल जेंगो लिखूंगा। तो ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट में देखो इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं अभी अचानक से। ठीक है, और ये इसी के अंदर देखो ये बढ़ रहा है ना फोल्डर, देखो यहाँ पे जेंगो आ गया।
देख रहे हो, जेंगो के सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज थे वो इसी फोल्डर के अंदर है, लिब के अंदर। ये फायदा होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो जो भी है, अब देखो जेंगो का 5 पॉइंट समथिंग वर्जन आया है, चेक करो कि जेंगो का कौन सा वर्जन। तो जेंगो आईफन आईफन वर्जन, एंड जेंगो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। लेट्स से जेंगो वर्जन। जेंगो का वर्जन कैसे चेक होता है वो ये बता देगा। इंटरनेट स्लो हो गया क्या? समझ में आ रहा तुम लोगों को गाइस कि बोर हो गया बिल्कुल? हाँ। आ रहा है समझ में। अरे प्रेम, तुम्हें तो आ ही जाएगा, बच्चों से भी तो पूछना दो। हाँ, आकाश गुप्ता आ रहा है। देखो प्रो लेवल से बात नहीं कर सकते ना, बच्चों से पूछ ले। हाँ, वो सही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी आपकी तरह ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस ज्ञान आपसे ले रहे हैं तो आप गुरु हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, इसमें तो गुरु नहीं कह सकते हो तुम, इसमें तो तुम खुद ही काम नहीं कर। नहीं, कुछ नहीं, आप पढ़ा रहे हो और हम पढ़ रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा रहे हो तो अच्छा है ना। डॉक्यूमेंटेशन से नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, मैं गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखा था, इसका डॉक्यूमेंटेशन मुझे बड़ा हौच पौच सा लगा है। ठीक है। तो अच्छा अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन मैंने पढ़ा था, बोर हो गया पढ़ के। ये देखो, पाइथन हाइफन एम जेंगो हाइफन हाइफन वर्जन लिखना पड़ता, और ये बता रहा है 5.0.3 जो यहाँ पे हमें दिख रहा था। ठीक है, ये जेंगो है 5.0.3 वर्जन। ठीक है। तो ये लेटेस्ट वर्जन जेंगो का। ठीक है। अब ये जेंगो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो अब इसका खेल खत्म हो गया, ये वर्चुअल ईएनवी। कल को तुम कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो हमेशा इस चीज को जरूर देखना कि वो तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होने का मतलब कि कल को कोई भी पैकेज तुम इंस्टॉल करोगे, तो जैसे यहाँ पे जेंगो आया ना, उसी तरह से वो पैकेज आएगा। ठीक है। तो प्लीज इसको एक्टिवेट रखना। ठीक है। एक्टिवेट का मतलब ये तुम्हारा सीएमडी के जस्ट पहले आना चाहिए। ठीक है। अब क्या है, जेंगो के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, मतलब कौन कौन सा हम फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, उसको जानने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेंगो एडमिन। ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब हमें दे दी गई। चेक, कंपाइल मैसेज। ठीक है। और इसमें एक जो अभी आपके यूज के लिए है वो है स्टार्ट प्रोजेक्ट और स्टार्ट ऐप, ये आपके लिए यूजफुल। ठीक है। फिर उसके बाद यूजफुल है माइग्रेट, और एक सेकेंड, हाँ माइग्रेट यूजफुल। ठीक है। ये और मेक माइग्रेशन, ये दो यूजफुल है। ठीक है। तो आप किसी मोमेंट पे ये भूल जाओ कि जेंगो के अंदर क्या क्या है, तो आपको उसको जानने के लिए सिर्फ सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ता है जेंगो एडमिन ऐसे। ठीक है। इसका अब खेल खत्म हो गया है। ठीक है। तो अब दूसरे इंपॉर्टेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट ये रहा। हमें एक फोल्डर चाहिए हो, हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हो ना वो एक फोल्डर के अंदर रहे, उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट से ज्यादा इंटरेक्शन ना, मतलब दोनों सेपरेट हो, साथ साथ दिखे। इसलिए तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाने जा रहा हूँ। फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो ऐसे भी फोल्डर बना सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक फोल्डर का नाम तुम लिख सकते हो। ठीक है, जो भी लिखना चाहो लिख सकते। लेकिन अगर यहाँ से बनाना है तो जैंगो यूट्यूब के अंदर हो, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा MKDIR। देखो जैंगो यूट्यूब के अंदर तुम यहाँ पे, तो MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का जो भी नाम रख लो। तो जैंगो प्रोजेक्ट करके मैं रख लूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ जाएगा जैंगो प्रोजेक्ट, दिख रहा है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल, ये खाली है। इसी के अंदर हमारा सारा प्रोजेक्ट जाएगा। ठीक है। तो अब हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जेंगो मैंने बोला था ना कि पहले से सब कुछ बना के देता है, सारे रूल रेगुलेशन लिख के रखे हुए हैं, एक सेट ऑफ रूल है, फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ रूल होता है
नियम होता है, कानून होता है जो उसके अंदर लिखा गया है, जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को स्क्रैच से ना करके, मतलब एक वेबसाइट को स्क्रैच से ना बना के, ऑलरेडी जो बेसिक चीजें वो बना के दे दी गई हैं उसके ऊपर काम करना। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल हमें बना के दी जाएंगी, कैसे वो पता चलेगा? तो उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कमांड होगा? जेंगो एडमिन। जेंगो एडमिन अभी बताया था क्या होता है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज निकली थी। तो मैंने बोला था स्टार्ट प्रोजेक्ट और स्टार्ट ऐप, इसको देख। तो जेंगो एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम देना होगा तुम दे सकते हो, लेकिन एक गलती है, हमें ये प्रोजेक्ट किसके अंदर बनाना है? इस जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हम किसके अंदर है? जेंगो यूट्यूब के अंदर। देखो जेंगो यूट्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर पहले जाना पड़ेगा। तो हमने फोल्डर तो बना लिया लेकिन हम इसके अंदर गए ही। तो सीडी जेंगो प्रोजेक्ट करोगे तो इस फोल्डर के अंदर आप आ गए हो, देखो ये आ गए। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम आप जो देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे मैं नाम दे देता हूँ जेंगो, सॉरी, नाम दे दो कॉलेज। कॉलेज की स्पेलिंग सही है ना? स्पेलिंग देख लेना, मैं बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूँ। बताओ सही है ना? सर जेंगो की स्पेलिंग भी गलत है। जेंगो की स्पेलिंग गलत है? बिल्कुल सही है। जेंगो की स्पेलिंग तो सही है भाई, है ना? सर जेंगो जेंगो प्रोजेक्ट। जेंगो प्रोजेक्ट, अच्छा ये। ओ, लो यार, सही कर लेते हैं, यहीं से सही कर लेते हैं, चलो। अबे मैंने कॉलेज की स्पेलिंग सही पूछी थी। अब सही है ना भाई? ठीक है। अब सही है ना जेंगो प्रोजेक्ट? हाँ भाई, कोई सही कर रहा था, कहाँ गया? चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी तुम वेबसाइट को ही प्रोजेक्ट कहा जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है। जो तुम वेबसाइट बनाने के लिए जो स्केलेटन तैयार करने वाला ना, उसी को प्रोजेक्ट कहते हैं, उसी के अंदर हमें सारी कोडिंग करनी है। तो जेंगो प्रोजेक्ट, स्टार्ट जेंगो प्रोजेक्ट, जेंगो एडमिन स्टार्ट जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद तुम्हें नाम लिखना है अपने प्रोजेक्ट का। तो मैं कॉलेज नाम दे देता हूँ। कॉलेज की स्पेलिंग तो सही है ना? बताओ कोई। सो रहे हो क्या सब? सर EGE आएगा शायद। चलो बना दिया तुमने, थोड़ा जल्दी बोल दिया। देखो यहाँ पे कॉलेज आ गया ना। ओके। अब इस कॉलेज, इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर कुछ फाइल्स हमें दिखेंगी, और एक ये फाइल तुम्हें बाहर से दिख रहा होगा, मैनेज.py। ये तुम्हारा इस कॉलेज के अंदर है। इसका तुम्हें बेस फाइल दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। इसको बंद करूं। और ये था जेंगो यूट्यूब के अंदर, मैंने VENV बनाया था और जेंगो प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बनाया। जब इसके अंदर मैं गया तो इसके अंदर कॉलेज नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है, और कॉलेज के अंदर, कॉलेज के अंदर यहाँ पे आ जाओ। देखो जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर कॉलेज नाम का एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया, और उस कॉलेज फोल्डर के अंदर एक और कॉलेज नाम का ही फोल्डर बना। ठीक है। और उसके बाद manage.py एक पाइथन की फाइल है। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करने का काम करता है। जब हमें सर्वर को रन करना होता है तो ये देखता है manage.py। इसके अंदर कोड लिखे हुए मैं दिखाऊंगा। इस पे क्लिक करूंगा अगर मैं कॉलेज पे, तो इसके अंदर देखो 5 फाइल्स बनी हुई है पाइथन। यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो सेम यही फाइल तुम्हें दिखाई देगी। देखो दोनों को मिला लो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर पी वाई, है ना? एज की settings.py, urls.py, wesky.py और manage.py। तो manage.py बाहर है, ठीक है, उस फोल्डर में नहीं है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? ये
जो अभी कह रहा था ना कि इसमें पहले से बहुत सारी चीजें बना के दी गई है, तो देखो सेटिंग में बहुत सारी चीजें दी गई। ठीक है, ये तुम्हारे सर्वर को अप करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें जो मतलब अभी रखना है वो रखना है, मतलब सेटिंग्स डॉट पी वाई से, यूआरएल्स डॉट पी वाई से, और इसके अंदर एक और आएगा व्यूज डॉट पी वाई। ठीक है, तो जैंगो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसको एमवीटी कहते हैं। आज के लिए इतना ही रख। ठीक है, इसके आगे हम कल सेम टाइम 7 o'clock, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। इतना सब करना, मैं इसकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, और फिर उसके बाद कल बात करेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ ले। बताओ, किसी को वीडियो कोई कहाँ दिक्कत? पर अपलोड होगी बोले थे? हाँ जी, वीडियो कहाँ पर अपलोड करेंगे? वीडियो उसी यूट्यूब में पे डाल ये दूंगा, आती है? जैंगो फोल्डर बना के अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, जेंगो फोल्डर बना के ना। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक आप है एक कैसे। चीज सर बता मुझे रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, पूछ लीजिए, कोई पूछ रहे हैं। हाँ, बोलिए। सर मुझे एक चीज पूछनी, इससे रिलेटेड नहीं है। मेरे को पूछना था कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाए रिज्यूमे। क्या? एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाए। एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे, पहले इसको स्प्लिट करते हैं। एटीएस क्या है? जॉब पोर्टल। सर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ओ माय गॉश, ये तो अलग ही चल रहा है। अच्छा, रेज्यूमे एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम रेज्यूमे, पता नहीं यार, मैंने तो वी कभी डोंट, बनाया नहीं सर ऐसे। सेम हियर, वी डोंट हैव एनी आइडिया। हाँ मतलब सच में मुझे आज तक ऐसा आइडिया। एटीएस तो मैं भी पहली बार। देखो, सर क्या सर चाहते ऐसे हो? वीडियोस आती है ना कि उसमें वो स्कैन करते हैं, जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हीं के रिज्यूम सेलेक्ट होते हैं। उनका एक एल्गोरिथम होता है, ऐसे पता नहीं कुछ। मैं सच कह रहा हूँ, ये जो एआई के नाम पे काट रहे हैं ना सबका, कटो मत, बच के रहो। ठीक है, ऐसा कोई रेज्यूमे नहीं होता है। मेंशन योर स्किल के रेफरेंस के लिए हाँ लिंक्डइन पे जाओ मेरे, वहां पे एक रेज्यूमे पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तुम्हें उतना नहीं लिखना है, लेकिन जो जरूरी है उसको जरूर लिखना है। प्रोजेक्ट किया है तुमने? वंशिका मकोल नाम है ना यस तुम्हारा? सर। यस सर। हाँ, तो तुमने प्रोजेक्ट किया? मैं सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ लाइफ में मैंने इतने रेज्यूम बना रखे हैं। ये एटीएस वाला पहली बार सुना। हाँ समझ गया जो ये बोलना चाह रहे हैं, वो समझ चुका हूँ मैं। यार, मेरा लिंक्डइन आईडी है। लिंक्डइन आईडी क्या ही है, मैं तो देखता हूँ। हाँ, लिंक्डइन आईडी नहीं याद होती यार, लिंक्डइन लिखना पड़ेगा। कहाँ गया? हाँ, ये आईडी है भाई। यहाँ पे तुम्हें मेरा रेज्यूमे मिल जाएगा। ठीक है ना, ये रेज्यूमे। ठीक है, तो इसको जूम इन करके खोलना, खुलेगा। ठीक है, इसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी, तुम लोगों के काम के नहीं होंगे। मैंने मैंने ठीक है। देखा है, बहुत तगड़ा रेज्यूम है। और इसको मैं हाँ नौकरी के पोर्टल पे भी इसको मैंने स्कोर चेक किया है। नहीं, अच्छे अच्छे मैंने एक्सपीरियंस होल्डर, जो 8-8 10 10 साल एक्सपीरियंस वाले के रेज्यूम भी मैंने काफी मैं चेक करते रहता हूँ ना, उनके देखे 60 से ऊपर नहीं जा रहे थे। मैंने इस रेज्यूम को चेक किया, अच्छा खासा स्कोर आया है इसका, क्योंकि उसमें यस यस सर, मैं रेज्यूम। यही पूछ रही हूँ कि ये स्कोर कैसे अच्छा करे, मतलब ऐसे 50 से अबव। अच्छा, इसीलिए तुम मेरा रेज्यूमे देख रहे थे, मतलब लिंक्डइन देख रहे थे क्या? हाँ, मैंने रेज्यूम आपका डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने कहा कि हमारे भाई का रेज्यूम देखते हैं कितना स्कोर करता है। बहुत अच्छी स्कोर आई, तो उसको मैंने एडिट कर लिया। कितनी स्कोर आ गई इसकी? अरे मैंने इसको खुद बनाया, हाँ, अपने हाथों से लिखा है सारे प्रोजेक्ट को। इसका आपका 73% आ रहा है। 73% बहुत बोला बढ़िया, जाए तो बहुत ही बहुत होता है बढ़िया। लोग, क्योंकि 60% से ऊपर ही अच्छा माना जाता है। 73 तो बेस्ट होता है। और इसीलिए लग मैंने रहा उसको है एडिट कि कर लिया। एक ही बार में दूसरे ही दिन मेरा इंटरव्यू आ गया और शॉर्टलिस्ट हो गया मैं। ऐसा ही लग रहा है कुछ। लेकिन ये वही काम है जो मैंने मेरा इस कंपनी में किया है ना। हम्म,